नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में यहाँ पर उठापटक देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फोकस करेंगे ड्राई फ्रूट्स पे, जहाँ पर हम आपको लगातार बताते आए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो टेंशन एस्केलेशन है उसके बाद हमने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में यहाँ पर काम बंद होते हुए देखा। कंसर्न्स भी हैं और ड्राई फ्रूट्स ऐसा ही एक एरिया है। यहाँ पर किस तरह की एज ऑफ नाउ स्थिति है और ये सेक्टर कैसे इससे जूझ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के एमडी राजीव पवरेजा एंड सिराज इंटरनेशनल एलपी के पार्टनर मानव अरोड़ा जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। राजीव, एज ऑफ नाउ स्टेट ऑफ ट्रेड क्या है, कैसी है? ट्रेड ये है कि अभी तो पूरा ही बैन हो गया है। पाकिस्तान से रूट होके सारा अफगानिस्तान का माल आ रहा था, तो रूट तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो अब ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढे जा रहे हैं। या तो ईरान के थ्रू चाबर पोर्ट है, या वह दुबई जाएगा, फिर दुबई से आएगा तो रूटिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। तो सारे तो बॉर्डर बिल्कुल इंडिया के जो पाकिस्तान बॉर्डर सारा क्लोज होने की वजह से वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज वेयर वी कैन इंपोर्ट द गुड्स आउट ऑफ इट। अब ऑल्टरनेटिव वे ढूंढने पड़ेंगे। मानव, आपकी भी एक सेंस लेना चाहेंगे। जैसे राजीव जी हमें बता रहे हैं कि सारा कुछ बंद है, ऑल्टरनेट रूट्स यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन सेंस ऑफ मॉनेटरी इसमें, और अगर इसको रीरूटिंग भी करते हैं तो कितना समय ज़्यादा लगेगा? हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अभी रीरूटिंग का तो हम ढूंढ रहे हैं। एनडीएफसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो अराउंड अबाउट 162 ट्रक्स आर स्ट्रैंडेड एट वाघा बॉर्डर खड़े पड़े हैं। उनमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से हमने अप्रोच करके परमिशन ले ली है कि ये जो ऑलरेडी माल यहाँ पे 15 से 20 दिन के खड़े हैं, इनको अंदर आने दिया जाए। मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया हमें। पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एज यूजुअल दे आर प्लेइंग देयर ट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि अभी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ की कस्टम्स ने भी बोल दिया है कि हम गाड़ियां भेजने को तैयार हैं। अफगानी ड्राइवर तो गाड़ियां छोड़ के वापस चले गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ड्राइवर्स को कह रहे परमिशन देंगे। शायद ये जो 162 गाड़ीज हैं, ट्रक्स जो स्टैंडर्ड हैं, ये आ जाए इसी हफ्ते में। शायद कल आ जाए, शायद परसों आ जाए, क्योंकि पहले से कोई प्रोडक्ट है। अगर वहां पे खड़ा रहा तो फिर ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। और 10 से 15% तो बाजार बढ़ ही गए हैं, क्योंकि माल आ ही नहीं रहे यहाँ पे। ये है अभी इस वक्त। मानव, जो ये 10 से 15% बाजार बढ़े हैं, ये कितने समय में बढ़े हैं? ये जब भी लड़ाई शुरू हुई है उसी में हुआ है काम। अभी ऑफ सीजन है, इतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए 15% है। एक बार सीजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन खत्म हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि 20 से 25% भी ड्राई फ्रूट्स के दाम, स्पेशली जब अफगानिस्तान से अंजीर आती है, काली दराख आती है, और किशमिश और शक्करपारे आते हैं, ये सब तेज हो जाएंगे। 162 ट्रक्स जो हैं, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स के हैं मानव? इसमें 100 के आसपास ड्राई फ्रूट्स के हैं, पर फ्रेश फ्रूट्स तो खराब ही हो गए, वो तो आएंगे नहीं। और बाकी दूसरी आइटम्स, थोड़ी बहुत कारपेट्स आते हैं, थोड़े बहुत अफगानिस्तान से और आइटम्स आती हैं। 100 ट्रक्स कंफर्म ड्राई फ्रूट्स के खड़े हैं। राजीव जी, पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक यहाँ पर मुद्दा है और आप लोग उससे यहाँ पर जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स, एंड दिस इज़ वाया नॉट कंफर्म सोर्सेज, कि कुछ बहुत एसोसिएशंस या कंपनीज ने यहाँ पर टर्की एंड अजरबैजान से भी यहाँ पर काम करना बंद किया है, कम किया है। कैसे देखते हैं आप इन रिपोर्ट्स को? ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। हमारा भी, अभी मैं इंटरनेशनल नट कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ, वहाँ भी हमारी एक टर्किश डेलीगेशन से मीटिंग थी, जो कि हमने कैंसिल कर दी। हमने उनको एक प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश करी कि बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों चीज़ होती है। हमारी फ्रेंडशिप तभी है कि अगर आप हमारे साथ देंगे। अगर आप हमारे दुश्मन के साथ खड़े होंगे और या हमारे को तकलीफ देंगे, तो हम आपके साथ नहीं है। तो हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने, जैसे एप्पल्स हैं, एप्पल्स के अंदर इंडिया 35% डिपेंडेंसी एप्पल्स की हम डिपेंड करते हैं टर्किश के ऊपर। तो जितने भी एप्पल्स इंपोर्टर है, सबने बैन कर रहे हैं कि हम वहां चाहे महंगा ले लेंगे या थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हम टर्किश एप्पल्स भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। टर्की से हम एप्रिकॉट भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। कई चीजों के अंदर टूरिज्म तो ऑलरेडी डाउन हो गया है उनका। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 50 to 60% टूरिज्म की कैंसिलेशन हो गई है, टर्किश और अजरबैजान की। इवन नॉट ओनली दैट, मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबने अपनी अपनी टिकट्स कैंसिल करके टर्किश एयरलाइन से शिफ्ट करके एयर इंडिया कर लिए या दूसरी एयरलाइन में शिफ्ट कर लिए। प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। देयर इज अ शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। लेकिन कुछ अच्छी चीज के लिए, कोई थोड़ा बहुत ऊपर देने के लिए, अच्छे मतलब पर्पस के लिए कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए कोई जरूरत, आई थिंक सो इट इज राइट।
राजीव जी, मुझे याद है हम पिछले 2 साल से आपके साथ यहाँ पर अब ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। मुझे याद है 2023 में हमारी जब बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि प्राइसेस कमज़ोर हैं, पर 2022 में हाई थे, इसके लिए 2023 में हमने यहाँ पर कमज़ोर प्राइसेस आते हुए देखे थे। अब लास्ट ईयर प्राइसेस बढ़े थे फॉर वेरियस रीजंस, इस साल बहुत सारे रीजंस हैं। अब लास्ट ईयर की तेज़ी के बाद अब इस साल जिस तरह से मानव भी कह रहे हैं कि 10 से 15%, 20 से 25% तक का भी इजाफा हो सकता है, आपको क्या लगता है बाय द टाइम इट इज़ दिवाली या फिर विंटर सीजन है, किस तरह से हम देखेंगे काफ़ी सारे इन ड्राई फ्रूट के प्राइसेस को? प्राइसेस फर्म ही रहेंगे। रीजन है, दो तीन चीजें हैं। एक तो टैरिफ का चक्कर बहुत आ गया है। टैरिफ जी। हर जगह पे चेंज हुआ है, क्योंकि यूएस हर जगह टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगने से क्या हुआ, पूरा सिस्टम ही सारे चेंजेस हुए पड़े हैं। क्रॉप थोड़ी शॉर्टेज है, डिमांड पहले इस टैरिफ के लगने से पहले लोगों ने सोचा जितना इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट कर लें, तो इंपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़ा और उस वजह से एकदम से शॉर्टेज भी आ गई। और डिमांड तो है ही है, ऊपर से ये जो वॉर सिस्टम है या पाकिस्तान देखो तो हमारा ना अफगानिस्तान का माल पा रहा है। इवन ईरान ईरान के अभी ईरान के पोर्ट के ऊपर भी एक ब्लास्ट हो गया था, उनके कोई रीजन से वहां भी करीबन 20-25 दिन से सारा उनका इंपोर्ट बैन हुआ पड़ा है, आना इंपोर्ट बंद हुआ है। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर क्रॉप शॉर्टेज प्लस थोड़ी क्रॉप शॉर्ट है, डिमांड थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल इस साल जो उन्होंने मानो जैसे बताया, अभी ऑफ सीजन चल रहा है। अगले जून जुलाई जुलाई से दिवाली की जब प्रोसेसिंग शुरू होगी, मेरे को भी लगता है 20 से 25% तेजी आएगी। एज अ नट ड्राई फ्रूट काउंसिल हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम रेट को ना ज्यादा ना बढ़े, इंपोर्ट बैलेंस को रखें ताकि इंपोर्ट अच्छा रहे। सबको कहते हैं कि बैलेंस करके रखें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनके अंदर कंट्रोल से हमारे बाहर है। मानव, डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन अगर हम डिमांड ग्रोथ की बात करें तो सालाना एज अ परसेंटेज टर्म्स हम कितना इंडियन डिमांड यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं? कोविड के बाद एट एन एवरेज हर प्रोडक्ट में, स्पेशली आलमंड्स और पिस्ताचियोज में, हमने 20 से 25% ग्रोथ देखी है। यही लग रहा है कि जैसे इंडिया हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन हेल्दी फूड्स, जो कहते हैं कि वेगन भी ऑप्शन यही है, एंड अ यंग जनरेशन जिसको जेन जी और मिलेनियंस कह रहे हैं, दे ऑल स्टार्टेड, दे आर वेरी डाइट कॉन्शियस एंड हेल्थ कॉन्शियस नाउ, क्योंकि उन्होंने एक दौर देखा था कोविड का। उसके बाद जो हमारी सेल है एट एन एवरेज, डिपेंडिंग ऑन ईच प्रोडक्ट, वी आर ग्रोइंग फ्रॉम 15 to 30% एनुअली। वेल एब्सोल्युटली मानव, आई रिमेंबर पहले जब राजीव जी वगैरह से मेरी बात होती थी तो ये लोग कहते थे कि हम चाहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर कम हो जाए, वो तो हुआ नहीं और साथ में 3-4 चीज़ें यहाँ पर और जुड़ गई हैं। तो मानव, आपकी क्या सेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी वहीं की वहीं है, टैरिफ्स और यहाँ पर लगने की बात की जा रही है, वन उसको कैसे देखते हैं, एंड सेकंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू राजीव जी बहुत पहले कि यहाँ पर जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके लिए भी बात की जा रही है कि कम से कम उस इंपोर्ट को यहाँ पर चीपर किया जाए। प्लांटिंग मटेरियल में तो हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही नहीं है, जगह ही नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। वहाँ पे एक फार्मर के पास ही 10,000 से 25,000 से 30,000 एकड़ होती है। तो हमारे पास तो यहाँ जमीन ही नहीं है। सो ग्रोइंग हियर इट्स लाइक वेरी टफ। सिर्फ वॉलनट्स के थोड़े बहुत पेड़ एनडीएफसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके उत्तराखंड वगैरह में लगवाए हैं, पर उनकी प्रोडक्शन फोर्थ लीव यानी फोर्थ ईयर के बाद या फिफ्थ ईयर के बाद आनी शुरू होगी। वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में भी वॉलनट्स के साथ हम वहाँ के फार्मर्स के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो बड़े बड़े इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जैसे आपको मैंने बताया यूएसए में है और चिली में है, इंडिया में जमीन ही नहीं है इतनी कि हम उनको इतना ग्रो कर पाए। पर फिर भी हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स के साथ मिलकर नया, क्योंकि पुराने अंदाजों में और पुराने हिसाब से जो उनके पास जो टेक्निक्स थी उनको हम चिली से लेके आ रहे हैं अखरोट के लिए, कि जो कश्मीरी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी 500 किलो पर एकड़ होती थी, उसको हम 1000 किलो पर एकड़ पे ले जाएं, कि जो ग्रोवर है हमारा वो भी खुशी से आगे बताए। दिस ओनली फॉर वॉलनट्स। बाकी चीजों के लिए इंडिया के पास जगह ही नहीं है कि वो बादाम और पिस्ते की प्लांटेशन इतनी ज्यादा कर पाए। ओह वेल एब्सोल्युटली। जहाँ तक अब स्ट्रैटेजी की बात है, आपसे वही जानना चाहेंगे मानव, जिस तरह का अब यहाँ पर मार्केट है, एज अ बिजनेस अगर आपको प्लान करना हो, कैसा विजन है, कैसी स्ट्रैटेजी है, यहाँ से आपका 1, 2, 3 एज प्रायोरिटी विद इन बिजनेस आज की डेट में कैसा नजर आता है? देखिए जी, इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हम देखते हैं कि अगर हमारी एक कमोडिटी ऊपर चली जाती है, जो कंज्यूमर है वो दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे टोटल ऑल कमोडिटीज, जैसे और चाहे आलमंड्स हैं, चाहे पिस्ताचियोज हैं, चाहे वॉलनट्स हैं, और अब अफगानी प्रोडक्ट्स भी, सबकी प्राइसेस बहुत तेज हो गई हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट और सस्ते से सस्ता दिलवाएं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी वॉलनट की ड्यूटी घटाई जाए, ताकि इंडिया में माल आए। और जो पैलेट जो इंडिया का
हो गया है, जो दुनिया हमारे भारत की जनसंख्या खाना शुरू हो गई है ड्राई फ्रूट, उसको स्विच करके किसी और कमोडिटी पे ना चली जाए, कोई और चीजों पे ना चली जाए, क्योंकि हम उनको एक हेल्दी चीज दे रहे हैं एट अ वेरी गुड कॉस्ट। तो ज्यादा प्राइसेस हाई भी हमारे लिए खराब है। ओवल एब्सोल्युटली हेल्दी प्रोटीन लो ग्लाइसेमिक ग्लूटेन फ्री और काफ़ी समय के बाद हमने देखा है कि ये सेक्टर बहुत बेहतरीन करता हुआ। और आपकी बात सही है, इंडियन कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाने में यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। आप क्या कहेंगे राजीव, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त यहाँ पर सेक्टर की? हमारी मेन प्रायोरिटी है, जैसे आज आपने ग्रोइंग का बोला कि इंडिया में कैशू है, कैशू इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। एक जमाने में हम एक्सपोर्टर होते थे, हम फर्स्ट नंबर पे होते थे, अब सेकंड थर्ड पे आके कंज्यूमर ही बन गए। तो हमारे को प्लांटेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम प्लांटेशन नहीं बढ़ाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे धीरे धीरे। मतलब वी हैव टू, गवर्नमेंट इसमें देखो, कोई भी बड़ा काम करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट जरूर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, प्लांट इंपोर्ट करना चाहिए, वो सारी की सारी मतलब फर्टिलाइजर वगैरह सारी चीजों में हमारे को सब्सिडीज वगैरह चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली हमारे, जैसे कि आपने बताया, मखाना मखाना बोर्ड बना। अब मखाने का रेट जब आज से करीबन डबल या ट्रिपल हो गया, रीजन क्या है? डिमांड इतनी बढ़ गई है। और मोदी जी ने जब से मेड इन इंडिया कहा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट कहा, मखाना सबने बहुत ज्यादा खाना शुरू किया। लेकिन हमको प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये ना हो कि कंज्यूमर तक पहुंच ही ना पाए, उसकी रेट इतने बढ़ते हैं। आज मखाने का रेट भी 3 गुना हो गया है, सब चीजें। लेकिन हम एज अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल, और हम जैसे हम शो भी करते हैं मेवा में, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सारी कंट्रीज के जहां से हमारे पास माल नहीं भी आ रहे, वी आर ट्राइंग टू ओपन अप न्यू कंट्रीज वेयर वी कैन इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स। क्योंकि ड्राई फ्रूट ज्यादातर इंपोर्ट ही होता है, तो हम ऑल्टरनेट, जैसे अब अगर हमको टर्की से फिक्स नहीं मिलेगा, हम ईरान से फिक्स कोशिश करेंगे। अगर हमारे को दूसरी कंट्री से बादाम नहीं मिलेगा तो हम स्पेन से शुरू करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। बट उसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर रेट ना बढ़े तो उसके अंदर थोड़ी ड्यूटी ना बढ़ाएं, या कुछ सब्सिडी दें, या पर कुछ डाउन करें। जैसे अखरोट में 100% ड्यूटी है, जैसे मानव जी ने बोला, तो इट शुड बी पर केजी और लिटिल एटलीस्ट 30। सारे ड्राई फ्रूट पे 10 to 30% है, सिर्फ उस पे वॉलनट पे ही 100% है। वेल एब्सोल्युटली, और ये सेगमेंट यहाँ से बड़ा ही होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुपर फूड्स, ड्राइड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स और सभी जगह हमने देखा है कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए। और आप लोग जैसे कह रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट सब्सिडी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक फाइनल सवाल यहाँ पर आप राजीव जी, क्योंकि आपने मखाने का यहाँ पर जिक्र किया और क्योंकि प्राइसेस 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, क्या हमने डिमांड डेंट आता हुआ देखा है? ऑटोमेटिकली पहले क्या हो रहा था कि एक छोटा हर कंज्यूमर जाके पिक कर लेता था। उसका छोटा 100 ग्राम का पैकेट होता था, 100 रुपए का मिलता था, वो पिक करके आ जाता था, एज पॉपकॉर्न की तरह। इट वॉज बिकमिंग, इवन इन द पिक्चर हॉल, इट वॉज बिकमिंग एन ऑल्टरनेटिव। इवन जो यूजेज में था, अब क्या हो गया है? इट हैज बिकम अ लग्जरी आइटम सडनली। फ्रॉम 100 रुपीज सीधा 250 300, डबल डबल ट्रिपल 250 का रेट आ गया। तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है उसको थोड़ा सा बैकवर्ड हो गया है, उठाने में हो गया। थी इंडिया की पॉपुलेशन, एक सबसे बड़ी बेनिफिट क्या, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, 1% प्लस माइनस होने से डिमांड तो वही रहती है। बोला किसी ने, डिमांड तो वही, डिमांड में कोई कमी नहीं आई, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन हाई, मिडिल अपर क्लास वो है, वो अफोर्ड कर सकती है, वो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं कर पाती। मगर फिर भी एक बेसिक कंज्यूमर के हाथ से मार्केट निकल जाती है, और कल को जब कुछ मार्केट होती है तो लोग खाना बंद कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। एक फाइनल सवाल मानव ये आपसे है, और जो ये सुपर फूड्स की कैटेगरी है, या ड्राइड फ्रूट्स हैं, या फिर फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स भी हैं, वैल्यू एडिशन है, कि ये ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रीमियम एज अ सेगमेंट था, यहाँ पर अब क्या सेंस है? यहाँ पे भी लास्ट 3-4 years में, क्योंकि लोग इतना चीजें डिफरेंट चाहते हैं, रेगुलर बादाम और पिस्ता नहीं खा रहे, तो ये फ्लेवर्ड भी आया है, उसमें बेरीज भी आई हैं, ट्रेल मिक्सेस आए हैं, बहुत सारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी हमारे सबने हमने बनाए हैं अपनी ब्रांडिंग और अपनी पैकेजिंग में। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रोथ आई है ये सिर्फ नॉर्मल पुराने बादाम पिस्तों से नहीं आई है। जो ग्रोथ आई है, जो हम कह रहे हैं कि 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है, ये यही है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है। पहले सिर्फ एक बादाम होता था, उसको रात को भिगोते थे, सुबह खाते थे, हमारी दादी और हमारी मॉम हमें छिलके दे देती थी स्कूल टाइम। अब बादाम में ही 130 या 140 डिफरेंट टाइप्स की, जैसे आप कह रहे हैं, जिसमें चॉकलेट लगी है, पान फ्लेवर, रेजन फ्लेवर, रोज फ्लेवर, मतलब इतना कुछ कर दिया है। और टेक्नोलॉजी ने, और यंगस्टर्स जो आए हैं हमारी ट्रेड में, तो पहले जो एक दुकान के पास 10 या 15 वैरायटीज होती थी एक प्रोडक्ट की, इस वक्त नॉर्मल नॉर्मल दुकान के पास 100 वैरायटी हो गई। तो इससे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि वैरायटीज बढ़ गई हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बन गई। पहले सिर्फ रेजिन किशमिश होती थी, अब पान फ्लेवर्ड किशमिश है, पेरी पेरी किशमिश है, ब्लैकबेरी किशमिश है, इतनी किशमिशें बना दी हैं, और इतने बादाम, इतने पिस्ताचियोज के फ्लेवर हो गए, इस कारण भी कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है।
वेल डिमांड इज ऑन द हायर साइड, लेकिन जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि टैरिफ, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड शट और क्रॉप शॉर्टेजेस, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड ग्रोथ भी बढ़ रही है, लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस है इस ट्रेड में। लेकिन देखना होगा कि जैसे सेक्टर है, बाकी किस तरह से मार्केट्स यहाँ पर ओपन होती हैं, इंडियन डिमांड यहाँ पर किस तरह की निकल के आती है। एज ऑफ नाउ थैंकफुली ऑफ सीजन है, इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्या इम्पैक्ट ऑन डिमांड एंड प्राइसेस रह सकता है, इस पर होगी नज़र। बहुत शुक्रिया राजीव, मानव, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम सेक्टर पर इतनी डिटेल से हमारे दर्शकों के साथ बात भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका हमारे साथ। प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी है। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, बादाम खाते हैं आप? खाता हूं, दिमाग चलता है इससे काफी। वेल, जिस तरह की ट्रेड कंसर्न्स हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में और वेरियस सेक्टर्स में यहाँ पर आते हुए देखी हैं, एक ऐसा ही इम्पैक्ट हमने काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी आता हुआ है देखा है। दिनेश जी, सबसे पहले आपकी टॉपिक्स एग्रीकल्चर स्पेस में ही जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जब से वो एस्केलेशन थोड़ी सी ईज आउट हुई है, अच्छी खासी बाइंग हमने लौटते हुए देखी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा टेंशन स्टॉकिस्ट के लिए ये था कि अगर ये ज्यादा एस्केलेशन बढ़ता है या महीने या 2 महीने पर जाता है, तो इतना जो माल हमने घर में रखा है उसका ब्याज और उसका रेंट और उसका सब कुछ दैट वुड बी एड ऑन कॉस्ट टू द प्राइस। तो इसीलिए लोगों ने डिस्पोज ऑफ करना शुरू किया, जैसे ग्वार की कमोडिटीज हो गई या फिर हमने पल्सेस में देखा या बहुत सारी कमोडिटीज में, खास करके धनिये में देखा। उसके बाद में जैसा ही ये टेंशन ईज आउट हुआ, सीज फायर डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर खरीदारी जोरों से लौट कर आई है और प्राइसेस ने अच्छा खासा इजाफा देखा है। जैसे ग्वार को तो 200 रुपए की तेजी आई है, अगर हम जीरा कहते हैं तो 1000 रुपए की तेजी आई, हम टर्मरिक कहते हैं तो 500-1000 रुपए की तेजी आई है। पल्सेस में कुछ हद तक के 200 से 250 रुपए की तेजी आई, बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी नहीं आई। जो भाव बहुत ज्यादा घट गए थे वो थोड़े से लेवल पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है जो टेंशन ईज ऑफ हुआ है उससे थोड़ी बहुत बाइंग ओवर कर आई है। सामने मानसून को मद्देनजर रखते हुए ये देखना होगा कि अगर मानसून कितना सामान्य चलता है और कितना असामान्य होता है, उसके ऊपर आगे की तेजी मन में डिपेंड। वेल, ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, जहां पर अच्छी खासी तेजी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है, जैसे ही वो टेंशन यहाँ पर ईज हुई है। लेकिन एक चीज़ आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे और वो है गोल्ड प्राइसेस। 10% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। आज हमने 3125 के आसपास के लोज भी यहाँ पर बनाए हैं, वहाँ से थोड़ा सा सुधरा भी है बाजार। लेकिन अवनी, जिस तरह से मुनाफा वसूली है, क्या आपको लगता है लोअर लोज यहाँ बनेंगे? वेल मिश्रा जी, काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि गोल्ड प्राइस में करेक्शन ड्यू है, आना चाहिए, बट गोल्ड कंटिन्यूसली केप्ट ऑन रैलिंग 3300 से 3500 तक का हमने नॉन स्टॉप सफर देखा था। बट लार्जली जो भी कंसर्न थे वो प्राइस में बिल्ट इन होते हुए नजर आए हैं एंड टैरिफ डील इज ऑन द वे टू अनाउंसमेंट। उसके साथ साथ जो भी मेजर कंसर्न थे इन टर्म्स ऑफ वॉर रिलेटेड सिचुएशन, वो भी थोड़े से ईज ऑफ होते हुए नजर आए। रुपये में भी एक अच्छी गड़बड़ के बाद कूल ऑफ देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि एक लार्जली पुल बैक के बाद में फिर से गोल्ड प्राइस में एक करेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि प्राइसेस को 3050 और मे बी 3100 के नीचे ले जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड सेल ऑन राइज का रहेगा एंड आज के सत्र में जो लो बना है उसके बाद एक पुल बैक का माहौल बन रहा है। तो एक 10% के करेक्शन के बाद छोटा मोटा पुल बैक पॉसिबल है, जो प्राइसेस को करीब करीब यहाँ से 300 से 500 रुपए और तेजी में ला सकता है। 9200 के आसपास, 92,500 के आसपास मिले तो आप सेल करी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 92,800 900 कुड बी योर स्टॉप लॉस एंड प्राइसेस वंस अगेन 95,000 के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो वो एक रेंज यहाँ पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुनाफा वसूली हमने चांदी में भी आते हुए देखी है। दिनेश जी, यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि चांदी एक तो चली नहीं और जब मुनाफा वसूली की बात आई तो सोने के साथ साथ गिरी है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जैसे मतलब कि गोल्ड जैसा बड़ा सिल्वर उस हिसाब से बड़ी बिल्कुल भी नहीं है, और गोल्ड गिरना शुरू हुआ तो सिल्वर ने अपनी स्पीड और थोड़ी ज्यादा कर दी है। बट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी सिल्वर में मुझे नजर आती है। डाउन साइड मुझे लगता है कि 93,400-500 ये सपोर्ट जोन मेंटेन करके चलेगा। ऊपर में 97,000 97,500 ये रेजिस्टेंस, मुझे लगता है ये दायरे में ही बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आता है। खास करके अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी 94,400 450 के आसपास खरीदारी एक बार की जा सकती है 95,400 के लेवल्स के लिए, और 93,600 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है गोल्ड में जो थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आएगी वो शायद सिल्वर को भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकती है। चांदी में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिला है वो ऑन द बैक ऑफ मेटल्स भी है, क्योंकि अगर कॉपर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो निचले स्तरों से कुछ खरीदारी यहाँ पर लौटी है। पिछले 2 दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी, फिर से यूरोपियन मार्केट्स खुलने के बाद हमने वही हाल होता हुआ देखा है। आधे % की गिरावट कॉपर में, 1.5% नीचे अब यहाँ पर एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। नवनीत, कैसे देखेंगे आप कॉपर एल्यूमिनियम इन दोनों ही मेटल्स को?
वेल कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक भी मैं ऐड करना चाहूंगा। इन तीनों ही मेटल में हमने एक रीजनेबल बाउंस बैक देखा है। इनफैक्ट जिंक और एल्यूमिनियम तो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी रहे, करीब करीब 6 से 7% की रैली इन दोनों ही कमोडिटीज में लास्ट 3 दिनों में देखने मिली है। कॉपर थोड़ा सा लगाड़ रहा है, जिसके चलते आपको सिल्वर की भी तेजी थोड़ी सी रुकती हुई देखने मिल रही है। बट मेरे हिसाब से कॉपर 95 9600 का जो लेवल एलएमई पे आया है, या मे बी 860 का लेवल डोमेस्टिक स्तरों में हम देख रहे हैं, उसके ऊपर टिकने के लिए एक नया एम्यूनेशन या नया दम चाहिएगा, जो कि फिलहाल मार्केट में नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड कॉपर में बुलिश है, बट अगर प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ होंगे या करेक्शन मोड में आएंगे तो ज्यादा बेहतर आपको एंट्री लेवल मिल सकता है। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को फोकस करना है तो माइनर मेटल यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक, इन पे फोकस किया जा सकता है। कंटिन्यूड रैली के बावजूद भी अगर इनमें एक करेक्शन आता है तो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। 235 236 के रेंज में आप एल्यूमिनियम फिर से बाय कर सकते हैं। 245 के ऊपर जानी चाहिए इस बार की तेजी। एंड सिमिलर स्टांस फॉर जिंक, 255 के रेंज में आप बाय करिए। 250 could be your stop loss and 265 could be your upside target. दिनेश जी, आपका एक टॉप ट्रेड एक चीज मेटल्स में क्या होगी? जी मुझे लगता है 849 बहुत मजबूत सपोर्ट है कॉपर का। थोड़ा बहुत जो करेक्टिव फेज आया क्योंकि प्राइसेस में अच्छी खासी हमने रैली देखी। 820 के लेवल से ऊपर में 865 का है हमने छूता हुआ देखा है। करेक्टिव फेज 10 रुपए का आया है। 854 54 के आसपास मेरे हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। 849 का मजबूत स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 864 और 874 के लेवल मुझे लगता है 10 से 12 दिन में देखने में। ऑलराइट, तो ये बात हुई मेटल्स की, लेकिन आज का टॉप कमोडिटी मूवर जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस है, क्योंकि 4% की गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 4% MCX पे आपकी स्क्रीन पे, और यही हाल यहाँ पर ब्रेंट का और WTI क्रूड का भी देखने को मिला है। नवनीत, इतनी बड़ी गिरावट की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि जो सारे फंडामेंटल्स हैं वो कल न्यूयॉर्क मार्केट से चल रहे थे। एशियन मार्केट्स ने उसको रिएक्ट किया और उसके बाद यूरोप के बाद और भी गिरावट आई। आपको लगता है US मार्केट्स में कुछ संभलेंगे या कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? वेल ये थर्ड वेडनेसडे जहाँ पे ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसके चलते आपको इंटरनेशनल मार्केट में कल के सत्र में एक नया हाई करीब करीब $65 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए दिखे। आज डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपायरी सेशन है, जहां पर उनका ही रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है, जो प्राइसेस है करेक्टिव मोड में। मेरा मानना यह है कि अंडरलाइंग टोन थोड़ा सा बुलिश हो गया है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। एंड 61 and 60 कुड बी द नियर टर्म सपोर्ट फॉर WTI, एंड ब्रेंट में 63 के आसपास सपोर्ट है। फंडामेंटल में कोई खास चेंज नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, जिसके चलते उतार चढ़ाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल लार्जली बाय ऑन डिप्स का स्टांस रहना चाहिए। तो 5200 के आसपास आपको डोमेस्टिक लेवल में जहां पर भी मिले तो क्रूड बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 5140 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड 5300 एंड 5350 अपसाइड में आपको 1-2 दिनों में देखने मिल सकता है। तो यानी कि कुछ पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दिनेश जी, आप नेचुरल गैस के प्राइसेस को कैसे रिएक्ट करेंगे? जी 288 डेज का काफी बढ़िया सपोर्ट है। अपसाइड में हमने करीब करीब 324-25 के लेवल जाते हुए देखे थे। वहां से बड़ा करेक्टिव फेज में अभी मार्केट आया है। आई थिंक 288 स्टॉप लॉस मेंटेन करके 297 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 312 और 324 से दोबारा दिखा सकता है। आई थिंक थोड़ी पुलबैक रैलीज उसमें निश्चित तौर से आनी चाहिए। आज US का PPI डेटा भी है, और उसके पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली अक्रॉस कमोडिटीज में आती हुई, और सोने में कुछ खरीदारी यहाँ पर लौटी है। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि 102 के पार ये निकल जाएगा, जिस तरह का मोमेंटम वहां पर बनता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले 24 घंटे में यहाँ पर भी गिरावट लगातार बनी है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं इस मेट्रिक को? 102.40 मुझे लगता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी हाल फिलहाल ये क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आता है। ऊपरी लेवल जो 110.40 का इसने हाई बनाया था, वहां से निरंतर गिरकर ये 98.40 का लेवल इसने छुआ है। मेरे हिसाब से ये भी पुलबैक रैलीज के तरह ही ऊपर आ रहा है, और 102-102.40 के आसपास कहीं अगर आता है तो वहां से दोबारा इसमें नीचे आने की संभावना मुझे नजर आती है। तो ओवरऑल बेस मेटल स्पैक्ट मुझे है यहाँ से इसलिए लगता है कि जो भी करेक्टिव फेज आता है वहां पर शायद एक्यूमुलेशन करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में अब मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी कम चांसेस है कि बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने के चांसेस। ऑलराइट, तो वो 104 की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी, आपको नहीं लगता कि प्राइसेस वहां पर जाएंगे? एक फाइनल सवाल नवनीत आपसे, और रुपए के लिए पिछला 1 महीना यहाँ पर थोड़ा बेहतर गया है। ऑफ कोर्स कुछ दिनों में हमने यहाँ पर एक शार्प करेक्शन या शार्प गिरावट भी रुपए में आते हुए देखी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है? वेल लास्ट 20 दिनों में हमने एवरेज में रुपये में करीब करीब 50 से 55 पैसे का डेली मूवमेंट देखा है, और आज के सत्र में भी करीब करीब 60 पैसे के आसपास का 50 पैसे के आसपास के मूवमेंट के बाद थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड देखने मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि 8620 विल बी द बिगेस्ट हर्डल फॉर रुपी। अगर उसके ऊपर जाता है तो एक लाइफ टाइम लो की तरफ हम फिर से जाते हैं, तो कि 88 भी ब्रीच हो जाएगा। बट लार्जर ट्रेंड विल बी ऑफ एन अप्रिशिएटिंग रुपी। यहाँ से मुझे लगता है कि 8620 निकालना डिफिकल्ट होगा। अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो करंट लेवल से थोड़ा भी ऊपर जाए तो सेल किया जा सकता है। 8620 के ऊपर आप
एग्जिट करिएगा पोजीशन, बट अदरवाइज ऑन द मीडियम टर्म बेसिस 84 एंड 83.5 तक के भी लेवल आपको दिखने मिल सकते हैं। लार्जर ट्रेंड थोड़ा सा अप्रिशिएटिंग बायस के साथ। ऑलराइट, तो रुपए में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन है और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप यहां पर मेटल्स में आगे जाकर ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, नवनीत, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज और करेंसी पर भी अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।